Hello everyone. This session is regarding the rise of nationalism in Europe. It's the very first chapter of class 10th history. यहाँ पर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी विजुअलाइजेशन को हम हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में कवर करेंगे एंड इट्स द लेक्चर 1 ऑफ दिस सीरीज। जब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पेज पर ही फेडरिक सॉरियो द्वारा बनाई गई ये इमेज नजर आती है। ये फेडरिक सॉरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये पिक्चर 1848 में बनाई थी। इसको हम काफी डिटेल में समझेंगे। जब हम इस पिक्चर को देखते हैं तो इसके जस्ट नीचे एक लाइन लिखी होती है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब यहाँ पर ये जो ड्रीम है ये फेडरिक सॉरियो का है। फेडरिक सॉरियो क्या कर रहा था? फेडरिक सॉरियो एक आर्टिस्ट है। जैसे एक पोइट होता है, वो अपनी पोइट्री के थ्रू किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एक ऑथर होता है, वो अपने प्रोज के थ्रू किसी भी चीज को विजुअलाइज करता है। एक अच्छा बोलने वाला होता है तो वो उस चीज के लिए एक अच्छा स्पीच देता है। ऐसे ही एक पेंटर अपनी पेंटिंग के थ्रू अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर ये जो फेडरिक सॉरियो है ये पूरे वर्ल्ड को विजुअलाइज कर रहा था कि पूरे वर्ल्ड डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो। तो उसने वो जो इमेज थी वो इस पिक्चर में उकेरी। यहाँ ये जो पिक्चर है ये 1848 में बनाई गई है। तो थोड़ा सा 1848 तक का सफर तय करते हैं। आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप सभी को पता है 1789 में हुई थी। लुई 16 उस टाइम पर मोनार्क था, वहां का राजा था फ्रांस का। और 1789 में ही रेवोल्यूशन होती है। फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हुए 1789 से लेके 1848 तक की फ्रांस की क्या कहानी है, पहले तो थोड़ा सा इसको कवर करते हैं ताकि हम फेडरिक सॉरियो के इस विजुअलाइजेशन को अच्छे से समझ पाए। आप सभी को पता है 1789 में फ्रांस में मोनार्की थी, लुई 16 नाम का वहां राजा था। उसके बाद वहां रेवोल्यूशन होती है और एक चेंज आता है। चेंज ये आता है कि नेशनल असेंबली ने एक ड्राफ्ट कंप्लीट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रांस के लिए 1791 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो मोनार्क की पावर को लिमिट करना चाहता था। इस तरीके से 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। ये जो लाइन है ये आपकी एनसीईआरटी की ही है, पेज नंबर 10 पर फर्स्ट पैरा में दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, फिर से फ्रांस में चेंज होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ज्यादा दिन तक नहीं चलती। आप सभी को पता है जो लुई 16 राजा है वो वहां सीक्रेट निगोशिएशंस कर रहा था। जब फ्रांस के लोगों को पता चला तो उन्होंने प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक बनाया। 1792 में फ्रांस रिपब्लिक बनता है, ठीक है। देखिए, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज इलेक्टेड कॉल्ड कन्वेंशन and on 21st September 1792 it abolished the monarchy and declared France as a republic. फ्रांस रिपब्लिक बनता है। ये पेज नंबर 15 पर थर्ड पैरा में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब बात यहाँ पर यह है कि फ्रांस 1792 में रिपब्लिक बनता है। फेडरिक सॉरियो 1848 में इस पिक्चर को बना रहा है और रिपब्लिक होने का ड्रीम विजुअलाइज कर रहा है। मतलब अभी भी कहीं कुछ कमी है। देखिए यहाँ थोड़ा गौर करिए, 1792 रिपब्लिक एंड 1848 रिपब्लिक, मतलब कुछ तो कहीं कुछ गड़बड़ था, है ना। तो उस गड़बड़ को ही समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा कि 1792 में फ्रांस रिपब्लिक बना था। ये सब कुछ आप क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। रिपब्लिक टाइम पर जो रूल था वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर उस टाइम पर हेड था, राइट। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर वैसे तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट था। उसकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से लोग अब उसको पसंद नहीं कर रहे थे। फ्रांस में फिर से चेंज आता है। 1794 में फ्रांस में डायरेक्टरी का रूल आता है। पेज नंबर 16 पर फिफ्थ पैरा में लिखा हुआ है, रॉबिस्पियर परस्यूडेड हिज पॉलिसी सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Okay, finally he was convicted by the court in July 1794, arrested and on the next day sent to Guillotine. अब यहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर तो जा चुका था। जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी वो फॉल हो गई। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज द पावर। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड which denied the vote to the non-propertied section of the society. It provided for the two elected legislative council. Then these appointed a directory and executive made up of 5 members.
ठीक है, मतलब 5 लोगों की डायरेक्टरी के पास ये रूल आ जाता है। पेज नंबर 17 फर्स्ट पैरा में ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में क्लास 9th फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, 1794 में डायरेक्टरी का रूल आया, लेकिन डायरेक्टरी के रूल में इतनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी थी कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में पावर आ जाती है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस, पेज नंबर 23 फर्स्ट पैरा। ओके, ये यहां तक फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने लास्ट ईयर बच्चों पढ़ा था, उसके सभी एविडेंसेज मैंने यहां आपको दिखाए हैं कि ये एविडेंसेज हैं। अब थोड़ा सा 10th में एंट्री करते हैं। जब फ्रांस में नेपोलियन रूल कर रहा था, नेपोलियन ने एक तरीके से फ्रांस में डिक्टेटरशिप ले आई थी। अब जो अड़ोस पड़ोस में जो भी कंट्रीज थे उस टाइम पर, नेशंस थे जैसे कि ब्रिटेन, प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों को डर था कि फ्रांस में पहले मोनार्की हुआ करती थी, अब एक डिक्टेटर आ गया है, नेपोलियन बोनापार्ट, उसके हाथ में पावर आ गई है, कहीं ऐसा हमारे कंट्री में ना हो जाए, तो हमारे हाथ से तो सत्ता चली ही जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन, प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों कंट्रीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया। ओके, इन्होंने एक गठबंधन तैयार कर लिया और नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ एक वॉर लड़ा, जिसको बैटल ऑफ वाटरलू बोला जाता है। 1815 में ये वॉर लड़ा गया था। इन चारों कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में हरा दिया। उसके बाद इन्होंने फ्रांस में चेंज किए। अब 1815 में फ्रांस में फिर से मोनार्की रीएस्टेब्लिश हुई, मतलब 1789 में जहां फ्रांस था फिर से वहीं आके खड़ा हो गया। जो बर्बन किंग्स थे, बर्बन डायनेस्टी के, उनको फिर से सत्ता उनके हाथ में आती है। 1815 में फ्रांस में फिर से मोनार्की आती है। अभी भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था फ्रांस में, लोग चेंज चाहते थे क्योंकि उन्होंने पहले रिपब्लिकन, डायरेक्टरी, मतलब इतने सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो देख चुके थे। अब उनको मोनार्की बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। 1830 में फ्रांस में फिर से जुलाई रेवोल्यूशन हुई और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। इसके भी एविडेंसेस मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, पेज नंबर 11 पर फर्स्ट पैरा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का। वहां पर 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना होती है। द ट्रीटी ऑफ वियना 1815, मैंने क्या बताया, ब्रिटेन, प्रसिया, रसिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों कंट्रीज ने मिलकर 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया था। जब नेपोलियन हार जाता है उसके बाद ये एक ट्रीटी करते हैं, मीटिंग करते हैं वियना में। ओके, और इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, अनडूइंग द मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। मतलब नेपोलियन के टाइम पर जो भी चेंजेस हुए यूरोप में उसको अनडू करना था। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power and France lost its territories it has annexed under Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent the French expansion in Europe. इसको मैं काफी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं एविडेंस बता रही हूँ कि 1815 में बर्बन किंग्स को फिर से पावर रिस्टोर कर दी गई। 1830 में क्या होता है, द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. The Bourbon kings who had been restored the power during conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries. Liberal revolutionaries ने बर्बन किंग्स को फिर से ओवरथ्रो कर दिया और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। लुई फिलिप इसका हेड बनता है। पेज नंबर 13 सेकंड पैरा में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने अभी आपको यही बताया कि 1815 में फ्रांस मोनार्क बनता है और 1830 में फ्रांस में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। लुई फिलिप वाज द हेड, लेकिन अभी भी फ्रांस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। 1848 में फिर से प्रॉब्लम होती है। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट brought the population of Paris on the roads. Barricades were erected and the Louis Philippe forced to flee. A national assembly proclaimed फ्रांस एज अ रिपब्लिक। ठीक है, फ्रांस 1848 में अब फिर से रिपब्लिक बन रहा है। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स एंड अबव, जितने भी मेल थे सबको वोटिंग राइट मिलता है, सैफरेज मिलता है, गारंटी ऑफ राइट टू वर्क मिलता है। नेशनल वर्कशॉप्स खोली जाती हैं ताकि सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये यहाँ पर पेज इनके दे रखे हैं जहां पर ये दिया हुआ है। मतलब 1848 में फ्रांस में फिर से उथल पुथल चल रही थी।
1848 में जब फ्रांस फिर से रिपब्लिक बनने जा रहा था, उस टाइम पर फ्रेडरिक सोरियू ने ये इमेज बनाई थी। शायद अब आपको इसका कॉन्सिक्वेंस थोड़ा सा पता चला होगा, माइंड में रिकॉल हुआ होगा कि यस 1848 में भी फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रही थी। ओके, अब आगे की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इस इमेज के थ्रू फ्रेडरिक सोरियू क्या विजुअलाइज करना चाहता है। देखिए, इस यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फ्रेडरिक सोरियू की इमेज का, वहां पे लिखा हुआ है पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप और अमेरिका के लोग इस इमेज में उसने दिखाए हैं, ठीक है। बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स के लोग इसमें नहीं रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो यूरोप एंड अमेरिका के हैं। आपके एग्जाम में कई बार आता है कि फ्रेडरिक सोरियू की इमेज में कहाँ के लोग दिखाए गए हैं, तो यूरोप एंड अमेरिका के। मैन एंड विमेन दोनों हैं और सभी एज और सभी सोशल क्लास के लोगों को उसने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, मतलब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लंबी सी कतार में ये लोग चले हुए आ रहे हैं, तो मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन आगे चले आ रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन है फ्रेडरिक सोरियू का। ओके, ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर ये जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ये अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद ये आगे चले जा रहे हैं, ऐसा फ्रेडरिक सोरियू ने यहाँ पर बोला है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ उसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जिक्र क्यों किया है फ्रेडरिक सोरियू ने। उस टाइम पर जो आर्टिस्ट थे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, ये लिबर्टी को ना एक फीमेल फिगर से पर्सोनिफाई करते थे। ये क्या करते थे, ये पर्सोनिफिकेशन कर देते थे, मानवीकरण कर देते थे लिबर्टी को एक फीमेल फिगर से। तो यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियू ने भी एक फीमेल फिगर लिया है, दैट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसके एक हाथ में तो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, मतलब वो एनलाइटन हो चुकी है, उसे पता है। मतलब एनलाइटनमेंट का यहाँ पर सीक्वेंस ये है कि अब जो कंट्रीज के आगे पास हो रहे हैं वहां एनलाइटनमेंट आ चुका है, वहां सब कुछ ठीक हो गया है। और एक हाथ में इसके है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। आप जरा देखिए, अपनी एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथों में है, मतलब जब लोग एनलाइटन होंगे, उन्हें पता चलेगा कि नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, नेशन स्टेट्स क्यों जरूरी हैं, तो वहां पर लोगों को राइट्स मिलेंगे। तो एक दूसरे हाथ में इसके में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, ठीक है। और यहाँ नीचे जमीन पर स्कैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियू का मानना है जब सभी कंट्रीज जो है वो नेशन स्टेट्स बन जाएंगे, वहां एनलाइटनमेंट आ जाएगा, वहां पर लोगों को अपने राइट्स मिलेंगे, तब ये जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जो मोनार्क्स हैं, इनके पास कोई भी पावर नहीं रहेगी। हमारा जो एनसीईआरटी है वहां पर न्यू वर्ड में एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड को डिफाइन किया गया है, और इस वर्ड का मतलब है एक गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल। एब्सोल्यूट क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट या फिर एक ऐसा रूल होता है जहां पर जिसके पास पावर होती है उसके पास कोई भी रेस्ट्रेंट्स नहीं होते, मतलब उसके पास कोई भी वो नहीं होता, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके मन में जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ वो कर सकता है। तो यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियू का मानना है कि जब नेशन स्टेट बनेंगे उस टाइम पर ये जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मोनार्क्स वगैरह है, ये सब बिखर जाएंगे, इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये विजुअलाइजेशन है जो इस इमेज में दिखाया गया है। सोरियू का ये जो विजन था, इस विजन को यूटोपियन बोला गया है। क्यों बोला गया है यूटोपियन? आपकी एनसीईआरटी में ही यूटोपियन को डिफाइन किया गया है कि यूटोपियन क्या होता है। सबसे पहले तो हम यूटोपियन समझे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि सोरियू का जो विजन है वो यूटोपियन क्यों था। यूटोपियन सोसाइटी का एक ऐसा विजन होता है जिसमें सोसाइटी को इतना ज्यादा आइडियल मान लिया जाता है कि उसका रियल में एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। वो रियल में कैसे एग्जिस्ट करेगी, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती, ठीक है। मतलब एक तरीके से सब कुछ ठीक हो जाना, सब कुछ ठीक हो जाना, मतलब कुछ तो कमी रहेगी ना। लेकिन फ्रेडरिक सोरियू का ये जो विजन था, ये यूटोपियन था, वो कोई कमी देख ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में आता है कि यूटोपियन कैसा विजन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूटोपियन एक सोसाइटी का विजन होता है जहां पर सोसाइटी को इतना ज्यादा आइडियल माना जाता है कि उसका एग्जिस्ट होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो सोरियू का यूटोपियन विजन है, उसने क्या किया है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड में इसने दो कॉन्टिनेंट के लोग लिए हैं, यूरोप एंड अमेरिका के। तो द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। उसने बोला है कि यहाँ
जो लोग हैं वो डिस्टिंक्ट नेशन की फॉर्म में ग्रुप हुए हैं। देखो एक कंट्री ये है, एक ये है, एक ये है, सभी के पास अपने अपने कंट्रीज के फ्लैग्स हैं। ऐसे नीचे आगे पूरी लाइन चली हुई जा रही है। तो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनके फ्लैग से और उनका जो भी नेशनल कॉस्ट्यूम होता है उससे। हर कंट्री का अपना एक नेशनल कॉस्ट्यूम हुआ करता था। तो कौन से मतलब यहाँ पर फेडरिक सॉरी का विजुअलाइजेशन है ये कि हर नेशन को जब नेशन स्टेट बन जाएंगे तो सारे जो कंट्रीज है वो नेशन स्टेट्स बनना चाह रहे हैं और उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनके फ्लैग और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। यहाँ पर फेडरिक सॉर्यू क्या बोल रहा है, देखो ये इमेज को थोड़ा सा विजुअलाइज अगर आप करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये इमेज 1848 में बनी थी, राइट। 1848 में ये प्रिंट की थी। उस टाइम पर फ्रांस रिपब्लिक नहीं हुआ था, बाद में जस्ट 1848 में ही फ्रांस रिपब्लिक होता है। उस टाइम पर क्या होता है कि यहाँ ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ये कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड आगे निकल गए हैं। देखो द वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, दिस टाइम दे वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। मतलब यहाँ पर फेडरिक सॉर्यू का विजुअलाइजेशन ये है कि अगर कोई नेशन इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा तो वो नेशन स्टेट बन गया है। इसके जस्ट पास में कोई है तो वो नेशन स्टेट बनने वाला है और पीछे जितने भी कंट्रीज है वो सभी नेशन स्टेट बनना चाहते हैं। यहाँ पर आप फ्रांस को एक रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब फ्रांस के हाथ में अभी भी रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर है। ये फ्रांस में अभी भी रेवोल्यूशन हो रहा है। मैंने बोला था ना फ्रांस में 1848 तक इस तरीके की चीजें कंटिन्यूड रही एंड फाइनली 1848 में जाके वहां पे वो फ्रांस रिपब्लिक बनता है। तो फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, फ्रांस को आप रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो अभी जस्ट स्टैच्यू पर पहुंचा ही है, उसके हाथ में फ्रांस जस्ट अभी स्टैच्यू के पास पहुंचा ही है, उसके हाथ में लिबरल होप्स का फ्लैग है। मतलब फ्रांस अभी भी लिबरल होना चाहता है, ये चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। और पीछे उसको कौन से कंट्री फॉलो कर रहे हैं, जर्मनी, जिसके हाथ में ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग है। कई बार आपके एग्जाम में आता है कि जर्मनी के हाथ में किस कलर का फ्लैग था, तो ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग था। ठीक है, फॉलोइंग द जर्मन पीपल ऑफ जर्मन, जैसे यहाँ ऑस्ट्रिया सॉरी स्विट्जरलैंड एंड यूएसए, ये दोनों तो आगे निकल गए हैं। फ्रांस जस्ट अभी स्टैच्यू तक पहुंचा ही है, पीछे जर्मनी है। एंड बाकी कौन कौन से कंट्रीज इनको फॉलो कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, मतलब यहाँ इसको फॉलो कर रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है, सभी नेशंस नेशन स्टेट बनना चाहते हैं, तो हेवन से जो क्रिस्ट, सैंट्स एंड एंजल्स हैं, मतलब जो भगवान है, वो इस सीन को गेज कर रहे हैं और अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मतलब वहां यहाँ पर फेडरिक सॉर्यू का मानना है कि जब सब कुछ अच्छा होगा तो भगवान भी बहुत खुश होगा, गॉड भी बहुत खुश होगा। ये फेडरिक सॉर्यू की इमेज का विजुअलाइजेशन था। तो इस इमेज में एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज नेशन स्टेट। ठीक है, ये नेशन स्टेट क्या है इसको हम समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स। नेशनलिज्म एक फोर्स के तरीके से इमर्ज हुई थी टू बॉट अ स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। मतलब यहाँ नेशनलिज्म में क्या हो रहा था कि यूरोप का जो पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड है वहां पर कुछ चेंज आ रहे थे और उसका जो रिजल्ट था वो क्या हो रहा था, नेशन स्टेट का इमरजेंस इन प्लेस ऑफ मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स। मतलब मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स अब नहीं रहेंगे, अब कंट्रीज क्या बनेंगे, नेशन स्टेट्स बनेंगे। लेकिन नेशन स्टेट यहाँ अब देखो उस टाइम पर जो नेशन स्टेट्स किस तरीके से डेवलप हुए, मतलब किस तरीके की वहां नेशन स्टेट्स चल रहे थे, जो एग्जिस्टेंस में थे वो कैसे थे। ए सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। मतलब कोई क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी है, सपोज दैट ये कोई कंट्री है, यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड पावर होगी और उसके पास सॉवरेन कंट्रोल होगा। सॉवरेन कंट्रोल, सॉवरेन वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो भी आपके इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स हैं आप उसको खुद डिसीजन लेने के लिए फ्री हो, आपको वो कोई डिसीजंस किसी से पूछने ना पड़े कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है।
तो उस टाइम पर हैड बीन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये एक बहुत लंबे टाइम तक नेशन स्टेट्स इस तरीके से डेवलप हुए। लेकिन नेशन स्टेट आखिर में होता क्या है, नेशन स्टेट को एक्चुअल में क्या होता है, ये अर्नेस्ट रेनन ने डिफाइन किया था। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन है, अगर आपके एग्जाम में नेशन स्टेट की डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप इस डेफिनेशन को लिखना। ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, मतलब यहाँ पर रूलर्स और सिटीजन्स दोनों की बात हो रही है, मतलब केवल और केवल आप रूलर्स पर फोकस नहीं करोगे, यहाँ पर आप सिटीजन्स पर भी फोकस करो, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक केवल एक सेंट्रलाइज्ड पावर मतलब रूलर्स पर ही फोकस होता आया था, इसलिए उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया कि नेशन स्टेट आखिर क्या होता है। तो ये नेशन स्टेट वाज वन इन विच मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। ठीक है, मतलब सबकी वहां पे जो भी सिटीजन्स उस कंट्री में रह रहे हैं, उस स्टेट में रह रहे हैं, सबकी अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, सबकी शेयर्ड हिस्ट्री एंड डिसेंट्स होने चाहिए, तब लोग एक कलेक्टिव वे में रहते हैं, उनमें मतलब फैटर्निटी होती है और इस तरीके से नेशन स्टेट्स का इमर्जेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी बोला गया कि ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ये जो कॉमननेस है, ये एक दिन में नहीं आती है, ये एक बहुत लंबे समय का टाइम होता है और ये स्ट्रगल्स के थ्रू आती है, ये एक्शन ऑफ लीडर्स के थ्रू आती है, और जो कॉमन पीपल है उन्होंने क्या किया है। इस नेशन स्टेट का इमर्जेंस कैसे होता है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आती है, ये इस चैप्टर में हम आगे काफी डिटेल में समझेंगे बच्चों, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है। लेकिन यहाँ एक विजुअलाइजेशन है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि नेशन स्टेट का इमर्जेंस कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में ये चीज कैसे आई। तो यहाँ पर रेनन का मानना है कि ये जो कॉमननेस है, ये कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ये एक दिन का सवाल नहीं होता है, ये तो एक बहुत लंबे टाइम से आती है, स्ट्रगल्स के थ्रू आती है, ये एक्शन ऑफ लीडर्स से आती है, जो भी कॉमन पीपल रहते हैं उनसे आती है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में अगर ये आए कि नेशन स्टेट्स को किसने डिफाइन किया, आपका आंसर होना चाहिए अर्नेस्ट रेनन ने डिफाइन किया। व्हाट इज नेशन स्टेट, कब किया, 1882 में। और ये अर्नेस्ट रेनन कौन थे, फ्रेंच फिलोसफर थे। एनसीईआरटी में ये विजुअलाइजेशन दिया हुआ है, पूरा अच्छे से यहाँ पर विजुअलाइज किया गया है एनसीईआरटी में अर्नेस्ट रेनन की डेफिनेशन को। यहाँ पर बोला गया है कि अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सोबोर्न यूनिवर्सिटी। ठीक है, सोबोर्न यूनिवर्सिटी में वो एक स्पीच दे रहे थे 1882 में। उस टाइम पर इन्होंने जो भी स्पीच दिया उसको एक ऐसे में लिखा गया और वो ऐसे का टाइटल बना व्हाट इज नेशन, नेशन क्या होता है। ठीक है, ये एक सोबोर्न यूनिवर्सिटी यहाँ पर जिक्र है, 1882 में ये अपना एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। तो इनके इस लेक्चर को एक ऐसे के फॉर्म में एंटाइटल किया गया व्हाट इज नेशन। यहाँ पर अर्नेस्ट रेनन क्या बोलता है, अर्नेस्ट रेनन ने क्रिटिसाइज किया है। In this essay, Renan criticized the notion suggested by that the nation formed by a common language, race, religion and territory। मतलब लोग पहले ऐसा बोल दिया करते थे कि भाई नेशन तो तब बनता है जब किसी कंट्री में एक जैसे लोग रह रहे हो, एक जैसा उनका रिलीजन हो, ठीक है, एक जैसी लैंग्वेज बोलते हो। तो यहाँ पर रेनन ने क्रिटिसाइज किया कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी के डिफरेंट डिफरेंट एथनिक व्यूज के लोग एक ही आइडेंटिटी में रह सकते हैं, एक नेशन में रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जैसे ही लोग होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अर्नेस्ट रेनन का मतलब अर्नेस्ट रेनन ने क्या बोला है, ए नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। मतलब वो बोल रहा है कि एक राष्ट्र जो होता है वो लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है ना, इस तरीके से वो बोल रहा है। ओके, ए हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी दैट आर सोशल कैपिटल अपॉन वंस। मतलब इस तरीके से उसने डिफाइन किया है कि ऐसा नहीं है कि एक जैसे लोग हो तभी नेशन बनेगा, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज के लोग एक जगह रह सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्नेस्ट रेनन की डेफिनेशन थी, सोर्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज नेशन स्टेट, इसको किसने डिफाइन किया था, इसको अर्नेस्ट रेनन ने डिफाइन किया था। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है प्लेबिसाइट, जिसका हिंदी में मतलब होता है जनमत संग्रह। आखिर ये क्या होता है, कई बार डिफाइन करने के लिए आ जाता है। तो ये डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। मतलब कोई भी प्रपोजल है तो पूरे रीजन के लोगों से पूछा जाता है कि आपको ये मतलब ये एक्सेप्ट है या फिर आप इसको रिजेक्ट करते हो। तो यहाँ पर मैंने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो ओवरव्यू था वो यहाँ पर कवर किया है।
वन बाय वन हम सभी टाइटल्स को यहाँ पर कवर करेंगे। मुझे लगता है आपके लिए ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए ये सेशन काफी यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है देन प्रेस लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ओके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, सो तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय एंड टेक केयर, बाय।